नमस्कार बच्चों। कक्षा 5 की आज की हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अभी तक पढ़ रहे थे पाठ 9, भारत की प्रमुख नदियां। भारत की प्रमुख नदियों को हमने पढ़ते हुए काफी सारी नदियों के बारे में जान लिया था। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। बेतवा नदी बुंदेलखंड की नदी है। यह बेंत की तरह टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इसलिए इसका नाम बेतवा नदी पड़ा है। देखिए, बेतवा नदी जो है कहाँ है? बुंदेलखंड की एक प्रमुख नदी है। ये बेंत की तरह, आपने बांस देखा है, बांस कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसी तरह से ये नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? बेतवा नदी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिस प्रकार उत्तर भारत की नदियों में गंगा का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में कावेरी का महत्व है। अर्थात गंगा नदी जो है वो कावेरी के बराबर की ही नदी है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना गंगा नदी का महत्व है। गंगा नदी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उसका कितना महत्व है। उसका जल लाने पर हम लोग अपने घर में स्वच्छता का, शुभ कार्यों में काम लेने का, इस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण में कावेरी नदी का महत्व है। कृष्णा नदी को कृष्ण गंगा भी कहते हैं। कृष्णा महाबलेश्वर के पास से एक झरने से निकलकर कहां कहां होकर बहती है? देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर आंध्र प्रदेश की ओर से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी बड़ी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। अर्थात जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ गिरती? बंगाल की खाड़ी में। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, बे ऑफ बंगाल। कहते हैं कि शिप्रा नदी, जिसके किनारे उज्जैनी नगर बसा हुआ है, शिप्रा नामक सरोवर से निकली थी। कुछ नदियों के बारे में वहां पर जो बसे थे लोग या फिर कुछ प्रसिद्ध कवि थे, उनके बारे में भी आप जानकारी हासिल करेंगे। उज्जैनी भारत के प्रमुख कवि कालिदास रहते थे। उज्जैनी में कौन रहते थे? भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास जी रहते थे। सोन और नर्मदा नदी दोनों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड होती हुई बिहार में दानापुर से 10 मील उत्तर में गंगा में मिलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आरंभ होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो दो खाड़ियां हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। दामोदर नदी बंगाल की प्रसिद्ध नदी है, जो छोटा नागपुर के पहाड़ों से निकलकर भागीरथी में गिरती है। इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे शोक की नदी भी कहा जाता है। देखिए, शोक में क्या होता है? कोई भी शोक होता है तो आंसू आते हैं। इसी प्रकार से भागीरथी जो नदी है वो भागीरथी से निकलकर इस नदी में क्या होता है? अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे हम शोक की नदी कहते हैं। किस नदी को? दामोदर नदी को। पर अब बांध बन जाने के कारण ये बाढ़ से इतनी तबाही नहीं मचाती। यहाँ पर अब क्या हो गया? बांध बन गए हैं, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर तबाही यानी कि बुरे हाल नहीं होते हैं। यहाँ कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। पश्चिमी जर्मनी में एक राइन नदी है। पश्चिमी जर्मनी में एक राइन नदी है, वहां भी कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। इस समानता के आधार पर दामोदर नदी को भारत की राइन नदी माना जाता है। देखिए, राइन नदी जो है उसके पास में भी कोयला पाया जाता है और दामोदर नदी के पास में भी कोयला पाया जाता है, इसलिए दामोदर नदी को किस नाम से पुकारते हैं? राइन नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। अब हमें नदियों के अन्य महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, इसलिए इनके विशाल तट वाले खेतों में फसलें लहलाती हैं। जब नदियों के आसपास जितने भी तट हैं यानी किनारे हैं, वहां पर क्योंकि सिंचाई आसानी से की जा सकती है और ये मिट्टी बहाकर लेकर आती है। कैसे? उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, इसलिए इसके आसपास फसलें लहराती रहती हैं। नदियां खेती बाड़ी के लिए वरदान होती हैं। इनसे नहरें निकालकर इन पर बांध बनाकर नदियों का पानी दूसरी जगहों पर ले जाया जाता है, जिससे सूखे स्थल भी हरे भरे हो जाते हैं।
जहां बांध बने हैं वहां इनके पानी से बिजली भी बनाई जाती है। आपने सुना होगा डैम जहां बनाए होते हैं वहां पर काफी उपयोग किया जाता है, बिजली भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर बांध का अर्थात क्या है, डैम। इस प्रकार सचमुच नदियां जीवनदायिनी हैं और शायद इसीलिए जल का एक नाम जीवन भी है, क्योंकि हमें इतने सारे लाभ देती हैं। अगर जल नहीं हो तो जीवन भी नहीं होगा। इसीलिए जल को क्या कहा जाता है, नदियों को जीवनदायिनी, यानी इनका जल जो है वो जीवन के समान है। किंतु दुर्भाग्य की बात है, अब हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है कि हमारा ऐसा भाग्य कि हम लोग इन नदियों के प्रति अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। आज बहुत सी नदियां इतनी दूषित हैं, यानी इतनी बुरा हाल हो गया उनका कि इनका रंग काला और मलिन दिखने लगा है। अब आज तो देखिए आप लोग की गंगा नदी जो है उसका इतना स्वच्छता अभियान चलाया गया मोदी जी के द्वारा कि आज इसको हमें बिल्कुल स्वच्छ पानी के रूप में और उसको स्वच्छ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी हमें दिखने लगा है। पहले क्या हो गया था, बिल्कुल नदियों का पानी काला हो गया था। तो नदियां इतनी दूषित है कि इनका रंग काला और मलिन यानी मैला दिखने लगा है, जिसका किसी भी प्रकार उपयोग नुकसानदायक होता जा रहा है। नदियों के प्रति अनदेखी इतनी बढ़ गई है कि इनकी सफाई के लिए अलग अलग विभाग तक बनाने पड़े हैं। अब बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं जिसके द्वारा इनकी सफाई की जा रही है। जहां गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत देश में 231 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं यमुना की भी सफाई के लिए 100 से भी अधिक योजनाएं बनानी पड़ी हैं। अच्छा होगा इनके प्रति अपने कर्तव्य को याद रखकर हम पूरे समर्पण के साथ इन जीवनदायिनी नदियों के साथ संरक्षण का संकल्प लें। तो आज से हम लोग सभी संकल्प लेते हैं कि हमें अपनी नदियों की सफाई रखनी है। तो आज हमारा पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। इसी के साथ में हम लोग कर लेते हैं बुक एक्सरसाइज।